नमस्कार, लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुण्य आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज विश्व भूगोल की सीरीज के अंदर अपना छठा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का विस्तार से अध्ययन करेंगे। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की ग्लोब के अंदर यदि हम स्थिति देखना चाहें तो दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध के अंदर स्थित है। इस महाद्वीप की यदि हम देखें तो उत्तर के अंदर पनामा जल संधि और कैरिबियन सागर से अलग होता है। वहीं हम बात करते हैं पूर्व के अंदर अटलांटिक महासागर इसकी सीमा का निर्धारण करता है, पूर्व और उत्तर पूर्व के अंदर। फिर यदि हम बात करते हैं दक्षिण के अंदर, यानी भारत का यानी विश्व का एक महाद्वीप है अंटार्कटिका। इसकी स्थिति का निर्धारण है वो प्रमुख रूप से क्या है करता है। वहीं यदि हम इस महासागर के पश्चिम के अंदर जाएं तो प्रशांत महासागर इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण है वो करता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप विश्व का यदि हम देखें तो चौथा बड़ा महाद्वीप है, जो संपूर्ण ग्लोब की बात करते हैं तो लगभग 3.5% भाग पर फैला हुआ है। यदि हम बात करते हैं यानी संपूर्ण स्थलमंडल की तो लगभग 12% भाग पर यह महाद्वीप है वो फैला हुआ है। वहीं जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो इस महाद्वीप का 5वां स्थान है वो आता है। और इस देश का सबसे बड़ा महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश की बात करते हैं तो इस मैप के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कौन सा, ब्राजील। दूसरा मैप अपने देखते हैं तो ब्राजील इसकी ये है ब्राजील देश, सबसे बड़ा देश है। वहीं छोटे देश की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ एक द्वीप आ जाता है मेडागास्कर। जो भौगोलिक दृष्टि से देखें तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में इसकी स्थिति है, लेकिन वर्तमान में राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह महाद्वीप वर्तमान में यूके यानी इंग्लैंड के अधीन है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कुल 15 देश हैं, उसमें से 12 स्वतंत्र देश हैं और 3 मुख्य रूप से क्या है अधीन देश हैं। वहीं अधीन देशों की यदि हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से क्या है, एक ये देश आ जाता है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना है वो मुख्य रूप से क्या है किसके, फ्रांस के अधीन है। फिर यदि हम आगे आते हैं तो यानी दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंदर एक द्वीपीय राष्ट्र है दक्षिणी जॉर्जिया, और इस पर भी ब्रिटेन का आधिपत्य है वो स्थित है। फिर यदि हम बात करते हैं इस महाद्वीप के अंदर तो विषुवत रेखा या यूं कहें भूमध्य रेखा या जीरो डिग्री लाइन है वो इस महाद्वीप के उत्तर के अंदर से गुजरती है भाई। यानी इस प्रकार उत्तर से यानी विषुवत रेखा है गुजरती है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 3 देश जिसमें इक्वाडोर, चिली, यानी ये हो गया इक्वाडोर, दूसरा हो गया कोलंबिया और तीसरा हो गया कौन सा, ब्राजील, यानी इसके यानी विषुवत रेखा इससे गुजरती है। फिर यदि हम मकर रेखा की बात करते हैं तो मकर रेखा भी मुख्य रूप से क्या है इसके 4 देशों से यानी गुजरती है, जिसमें चिली आ गया, इस अर्जेंटीना और उरुग्वे और ये देश है इसके अंदर से यानी मकर रेखा यहाँ से गुजरती है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो इसका जो सबसे बड़ा देश है ब्राजील, उसकी 10 देशों की सीमाएं लगती है।
और दो देश ऐसे हैं जिनके इसकी सीमाएं नहीं लगती। उसमें यदि हम बात करते हैं तो एक आता है इक्वाडोर और दूसरा आ जाता है चिली देश। इसके अंदर यानी ब्राजील देश के सीमाएं हैं वो नहीं लगती। फिर यदि हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश देशों के यानी तटीय सीमाएं लगती है दो देशों को छोड़कर। तो वो कौन से दो देश हैं उसको अपने मैप में देखेंगे तो एक तो ये आ जाता है ब्राजील के दक्षिण में पराग्वे और दूसरा बोलिविया। ये दो देश है वो अंतरस्थलीय है जिसके किसी भी यानी समुद्र की तटीय सीमा इसके अंदर नहीं लगती। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसके अंदर सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं तो अमेजन नदी है। तो अमेजन नदी नील नदी के बाद दूसरी विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6570 किलोमीटर लंबी है। वहीं यदि हम अफवाह की दृष्टिकोण से देखें तो अमेजन नदी का अफवाह क्षेत्र विश्व के अंदर सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र का निर्माण करती है अमेजन नदी। तो अमेजन नदी यदि बड़ी की बात करते हैं तो अमेजन का आता है, लंबी की बात करते हैं तो यानी नील नदी विश्व के अंदर सबसे लंबी नदी आती है। तो अब इनका महत्वपूर्ण फैक्टों पर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। हमने डिस्कस कर लिया कि दक्षिण अमेरिका यानी स्थल मंडल के 12% भाग पर, और यदि हम बात करते हैं संपूर्ण ग्लोब के 3.5% भाग पर है। विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से देखें तो 5वां बड़ा महाद्वीप है कौन सा, यानी दक्षिणी अमेरिका। तो इसमें सबसे बड़े देश का भी हमने डिस्कस कर लिया, यानी ब्राजील सबसे बड़ा है और आपका फॉकलैंड द्वीप है वो सबसे छोटा यानी द्वीपीय राष्ट्र है। फिर जनसंख्या की दृष्टिकोण से भी सबसे बड़ा देश कौन सा, ब्राजील आ जाता है। तो ब्राजील क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर आगे हम बात करते हैं कि दो देश बोलिविया और पराग्वे, यानी ये बोलिविया है ये पराग्वे, इन दो देशों की सीमा तटीय सीमा है वो नहीं लगती। फिर बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख यानी देश कौन कौन से हैं, तो और उसके अंदर प्रमुख देशों की राजधानियों के बारे में भी कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा देश है ब्राजील और ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। फिर यदि हम बात करते हैं वेनेजुएला, यानी ये उत्तर का देश है वेनेजुएला, तो विश्व के अंदर यानी सबसे बड़े यानी तेल भंडारों में से एक मुख्य रूप से माना जाता है। ओर्निको घाटी है वो विश्व में तेल के लिए मुख्य रूप से क्या है, यानी विख्यात है। तो वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, यानी मुख्य रूप से वेनेजुएला की राजधानी आ जाती है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं यानी कोलंबिया यानी बोगोटा, यानी कोलंबिया की यदि हम स्थिति देखना चाहें तो यानी दक्षिणी अमेरिका का जो पनामा जल संधि है उससे लगता है कोलंबिया। तो पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। इधर दक्षिणी यानी प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से प्रमुख रूप से क्या है, यह जल संधि है वो अलग करती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट देश की, इक्वाडोर। इक्वाडोर की यदि हम मैप में स्थिति देखें तो ये आ जाता है इक्वाडोर। और इक्वाडोर की यदि हम राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो क्योटो, यानी क्योटो तो है जापान में, क्योटो इक्वाडोर की राजधानी है। फिर बात करते हैं पेरू, यानी ये देश है पेरू और पेरू की राजधानी आ जाती है लीमा। और नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं पेरू के तट के सहारे एक मुख्य रूप से यानी धारा बहती है जिसको पेरुवियन धारा के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज है वो हम्बोल्ट नामक भूगोलवेत्ता ने की थी, इसलिए पेरू की धारा को हम्बोल्ट की धारा के नाम से जाना जाता है। तो स्कूल लेक्चर के अंदर और मुख्य रूप से नेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पेरू की धारा कैसी है, तो पेरू की धारा है वो ठंडी जलधारा है, वो प्रमुख रूप से पाई जाती है। फिर देश आ जाता है यानी ये देश आ जाता है चिली, और चिली है दक्षिणी अमेरिका का सबसे लंबा जो महाद्वीप है यानी पर्वत है एंडीज, उस पर इसकी अधिकांश स्थिति है वो पाई जाती है चिली। और चिली की राजधानी है सैंटियागो।
उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं तो अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना ये है अर्जेंटीना, और ब्यूनस आयर्स इसकी मुख्य रूप से क्या है, राजधानी है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे देशों पर देखते हैं, जैसे पराग्वे है, गयाना है, सूरीनाम है। पराग्वे यानी ये आ गया, इधर हम बात करते हैं गयाना, सूरीनाम, और इधर फ्रेंच गुयाना, छोटे छोटे यानी देश इसके अंदर आ जाते हैं। फिर उरुग्वे आ जाता है, बोलिविया मुख्य रूप से क्या है, आ जाता है। ये बोलिविया और पराग्वे दोनों अंतरस्थलीय देश इसके अंदर आते हैं। तो ये तो आ जाते हैं अमेरिका के यानी मुख्य रूप से देश। फिर मैंने बात की मकर यानी मकर रेखा, मकर रेखा 4 देशों से गुजरती है। यदि इस बात करते हैं तो मकर रेखा की, तो इसके अंदर एक आ जाती है चिली, आ जाती है अर्जेंटीना, आ जाती है, फिर पराग्वे, और नेक्स्ट देश आ जाता है ब्राजील। इन 4 देशों से यानी मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वो प्रमुख रूप से क्या है, गुजरती है। फिर बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की यानी महाद्वीप की प्रमुख नदियां कौन सी है। तो नदियों पर हम यदि हम डिस्कस करना चाहें तो एक नदी आ जाती है, कौन सी, यानी अमेजन नदी। तो अमेजन नदी का हम अफवाह क्षेत्र देखते हैं तो ये एंडीज पर्वत श्रेणी से मुख्य रूप से क्या है, अमेजन नदी का उद्गम होता है। वहां से होते हुए यानी ये इधर मोरोजोवा द्वीप समूह के पास के अंदर है, यानी विषुवत रेखा पर मिलने वाली एकमात्र नदी है अमेजन नदी। तो अमेजन नदी 6570 किलोमीटर की लंबाई में है, और अपुआ की क्षेत्र की दृष्टिकोण से देखें तो विश्व की सबसे यानी बड़ी नदी है, और यदि हम लंबाई के दृष्टिकोण से देखें तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है यानी अमेजन नदी। तो अमेजन नदी की नेगेरो सहायक नदी है, इधर बात करते हैं पुरुष सहायक नदी है, ईका सहायक नदियां मुख्य रूप से क्या है, अमेजन की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इस प्रकार अमेजन के जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें सघन वन पाए जाते हैं, क्योंकि ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है, और विषुवत रेखीय क्षेत्र में सर्वाधिक वन संपदा है वो पाई जाती है, जीव जंतुओं की समानता पाई जाती है, और विश्व का सबसे बड़ा सांप गोंडा वो भी इस अमेजन के जंगलों में ही पाया जाता है। और इसके बाद रियो मात्रो नदी है, वो मुख्य रूप से क्या है, यानी पेरू देश से इस नदी का उद्गम होता है। और नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, ये रियो मात्रो पेरू, ब्राजील, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वाडोर और पेरू देशों में से होकर बहती है। फिर बात करते हैं ओर्निको नदी। तो ओर्निको नदी है पराना, पराग्वे, उरुग्वे में से होती हुई मुख्य रूप से क्या है, यानी इस साइड के अंदर यानी गिरती है। और ओर्निको बेसिन है वो प्रमुखतः जाना जाता है विश्व में तेल के भंडार के लिए। तो ये जो मुख्य रूप से अपने यदि हम बात करते हैं तो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र में से यानी ओर्निको नदी बेसिन है, क्योंकि संघन वनस्पति थी, नीचे सड़ने गड़ने से इसका निर्माण हुआ। इसके बाद यदि हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर यानी विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पाया जाता है, एंजिल जलप्रपात पाया जाता है, जो 979 मीटर क्या है भाई, ऊंचा है। और यह ओर्निको नदी की सहायक नदी है कैरो, पर यह जलप्रपात है वो प्रमुखतः पाया जाता है। और ये RS UPSC एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सी नदी है, तो ओर्निको नदी की सहायक नदी कैरो पर 979 मीटर ऊंचा यानी ये जलप्रपात है वो पाया जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एकागुआजू जलप्रपात सबसे लंबा जलप्रपात है, यानी एकागुआजू प्रपात है तो विश्व का यानी सबसे लंबा है। ऊंचे की बात करते हैं तो एंजिल प्रपात का स्थान आता है। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। तो प्रमुख पर्वत श्रेणियों में
सबसे लंबी पर्वत श्रेणी विश्व की दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। जो पर्वत श्रेणी आ जाती है एंडीज पर्वत श्रेणी, जो उत्तर से लेकर यानी ठेठ दक्षिण तक यानी लगभग 7200 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। कितनी? 7200 किलोमीटर लंबाई के अंदर एंडीज पर्वत श्रेणी फैली हुई है। और एंडीज पर्वत श्रेणी में ही यानी दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकाकुआ 6960 मीटर यानी ऊंची स्थित है। फिर यदि हम बात करते हैं कि पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिका जो 3811 मीटर ऊंची है, और जहां यानी हम बात करते हैं तो इंका सभ्यता का विकास है वो प्रमुख रूप से क्या है हुआ है। फिर यदि हम बात करते हैं आगे, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है जिसका हमने डिस्कस कर लिया 7200। सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकाकुआ जो 6960 मीटर ऊंची है। इसके अलावा एक और पर्वत श्रेणी पाई जाती है सियरा दे मोंटिक्वेस। सियरा दे मोंटिक्वेस है वो ये स्थिति पाई जाती है इसकी। यदि हम देखना चाहें तो इस प्रकार ये स्थिति इसमें पाई जाती है। कहाँ? ब्राजील देश के अंदर है सियरा दे मोंटिक्वेस यानी पर्वत श्रेणी है वो पाई जाती है। तो दक्षिणी अमेरिका की दो पर्वत श्रेणी है एंडीज और मुख्य रूप से दूसरी आ जाती है मोंटिक्वेस, सियरा दे मोंटिक्वेस जो ब्राजील देश के अंदर स्थित है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से क्या है यानी मरुस्थल पाए जाते हैं। तो मैं बात करूं जैसे ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर यानी व्यापारिक हवाएं चलती है और व्यापारिक हवाओं की स्थिति होती है पूर्व से पश्चिम में, और पूर्व से पश्चिम में चलने के कारण दक्षिणी अमेरिका जो पूर्वी भाग है वहां तो बहुत ज्यादा वर्षा होती है विशेष तौर पर अमेजन बेसिन के अंदर। और इसका कारण क्या है? जो ये एंडीज पर्वत श्रेणी है इन जो व्यापारिक हवाओं को रोकती है जिसके कारण इस क्षेत्र के अंदर यदि अमेजन बेसिन है या इस क्षेत्र के अंदर भयंकर वर्षा करती है। लेकिन एंडीज पर्वत श्रेणी का यानी पूर्वी भाग तो बहुत अधिक वर्षा प्राप्त कर लाता है, लेकिन पश्चिमी भाग है वो वृष्टि छाया प्रदेश के अंदर स्थित है जिसके कारण यहाँ पर कई मरुस्थल है वो प्रमुखतः पाए जाते हैं। तो मरुस्थलों की यदि हम बात करते हैं तो पहला आ जाता है पेरुवियन मरुस्थल, यानी पेरुवियन मरुस्थल है यानी पेरू देश के अंदर इसकी स्थिति है वो पाई जाती है अराउंड यानी एंडीज के पश्चिमी दिशा के अंदर। क्यों? क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश के अंदर आ जाता है। दूसरा यदि हम बात करते हैं आटाकामा मरुस्थल, तो आटाकामा मरुस्थल है वो भी अराउंड यानी एंडीज के पश्चिम में पाया जाता है। ये प्रमुखतः चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना देशों के अंदर प्रमुख रूप से क्या है फैला हुआ है। तो इसके अंदर बात करते हैं आटाकामा मरुस्थल है वो यानी विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है वो पाया जाता है और इसका मुख्य रीजन है एंडीज के यानी वृष्टि छाया प्रदेश में। दूसरा यदि हम बात करते हैं हालांकि इधर भी प्रशांत महासागर आ जाता है लेकिन यहाँ ठंडी धाराएं यानी प्रवाहित होती है पेरू की धारा जिसके कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होती। वर्षा गर्म धाराएं जब तट से टकराएंगी तब वर्षा होगी जिसके कारण यानी हम बात करते हैं पेरू, चिली ये जो देश हैं समुद्र के नजदीक होने के बावजूद भी यहाँ पर वर्षा है वो नहीं होती। और मध्य चिली एक ऐसा देश है जिसके अंदर शीतकाल के अंदर क्या होती है वर्षा होती है। तो जो आटाकामा मरुस्थल के अंदर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ का एक जगह है एरिका स्थान। तो एरिका स्थान विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है जहां वर्षा होती है 0.08 सेंटीमीटर वर्षा इसके अंदर होती है। और जो आटाकामा मरुस्थल है ये विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। यहाँ सर्वाधिक विशाल भंडार पाए जाते हैं नाइट्रेट के। ये यूपीएससी एसएससी के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा सकता है कि विश्व में सर्वाधिक नाइट्रेट के भंडार कौन से मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो आटाकामा मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं।
फिर यदि हम बात करते हैं कि मोंटे मरुस्थल, तो मोंटे मरुस्थल की स्थिति है वो मुख्य रूप से क्या है, यानी यहाँ आ जाता है मोंटे मरुस्थल, जो जिसकी स्थिति है वो अर्जेंटीना के अंदर है, वो पाई जाती है। इसके अलावा पेरुवियन मरुस्थल है, पेरू देश के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, पाया जाता है। फिर यदि हम बात करना चाहें, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसमें अधिकांश रोमन कैथोलिक यानी लोग हैं या ईसाई लोगों का बाहुल्य इसके अंदर पाया जाता है। यहाँ कुछ मात्रा में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों की संख्या भी ब्राजील, चिली, ग्वाटेमाला और प्यूटो के अंदर प्रमुखतः पाई जाती है। और यहाँ का देश गयाना है और सूरीनाम है, वहाँ भारतीय मूल के लोग भी प्रमुखतः इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये तो क्या है, यानी इस महाद्वीप का की प्रमुख यानी झीलें भी आ गई, हमने पर्वत श्रेणियां भी इसके अंदर यानी देख ली, मरुस्थलों का भी अध्ययन कर लिया। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देशों का भी विस्तार से अध्ययन कर लिया। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर और प्रकाश डालेंगे। अब हम देखते हैं दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान है वो प्रमुखतः कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका मैंने बता दिया विश्व के अंदर सर्वाधिक वनस्पति जीव जंतु की संघनता पाई जाती है। और विश्व के अंदर बात करें, विश्व के 25% वन संपदा या वनस्पति या जीव जंतु इसी महाद्वीप में पाए जाते हैं। और इस महाद्वीप के अंदर यदि हम विश्लेषण करना चाहें तो इस महाद्वीप के 40% भूभाग पर वन संपदा का विस्तार है वो पाया जाता है। इसके कारण यहाँ कई घास के मैदान पाए जाते हैं, क्योंकि यह मुख्य रूप से यानी विषुवत रेखा और यानी मकर रेखा के मध्य वाला जो क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो यहाँ कई घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें एक आ जाता है पंपाज। तो पंपाज है ला प्लांटा नदी के चारों ओर, यानी इधर से बहती है ला प्लांटा नदी, तो ला प्लांटा नदी अमेजन बेसिन के उत्तर के अंदर, यानी यहाँ जो घास के मैदान पाए जाते हैं उस घास के मैदानों को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो पंपाज क्या है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर है, ला प्लांटा नदी के यानी बेसिन के अंदर है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं कंपोज अमेजन नदी के बेसिन में स्थित है, ब्राजील देश के अंदर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यानी ये एंडीज पर्वत श्रेणी से यहाँ से निकलती है अमेजन, और अमेजन बेसिन मैंने बताया विषुवतरेखीय क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वनस्पति जीव जंतु पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा इसी मुख्य रूप से क्या है, अमेजन बेसिन में पाया जाता है। क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो यहाँ घास है, कंपास घास है, वो उष्णकटिबंधीय घास है, वो अमेजन नदी घाटी के अंदर पाई जाती है ब्राजील देश के अंदर। इसके बाद यदि हम बात करते हैं लानोज और नेको घाटी व गयाना के पहाड़ी ढालों पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो ओर्निको घाटी है ये, यानी इधर हम बात करते हैं यानी कोलंबिया, बोलिविया और गयाना वाला जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर यानी विशेष रूप से ओर्निको घाटी, तो और दूसरा गयाना की पहाड़ी ढालों पर जो उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको कहा जाता है लानोज। तो देखिए पंपाज शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, कंपोज और लानोज दोनों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है वो पाए जाते हैं। इसके बाद सेल्वास अमेजन नदी घाटी में उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, उसको शवाना के नाम से जाना जाता है। अमेजन नदी घाटी का ये इधर वाला भाग है, पूरी भाग यहाँ पर उपोष्ण यानी स्थिति पाई जाती है। तो उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को अमेजन
नदी घाटी में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। यानी अमेजन नदी घाटी का उत्तरी भाग में तो यानी पाया जाता है कंपोज, और दक्षिण में देखते हैं तो सेल्वास घास के मैदान है वो पाए जाते हैं। तो 4 घास के मैदान यानी पंपाज ला प्लांटा नदी घाटी में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, कंपोज अमेजन नदी घाटी में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है ब्राजील देश के अंदर, लानोज और निको नदी घाटी और गायना का जो पहाड़ी के ढालों पर पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास, सेल्वास है वो उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो अमेजन नदी घाटी के अंदर है, यानी यहाँ सवाना जलवायु है वो पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं यानी दक्षिण अमेरिका के पठार कौन कौन से हैं। तो एक तो आ जाता है यानी ये देश है यानी गयाना, और गयाना के अंदर मुख्य रूप से क्या है एक पठार, मुख्य रूप गयाना का पठार पाया जाता है। तो इधर तो देश आ जाता है इससे लगता हुआ यानी वेनेजुएला, और गयाना के अंदर जो पाए जाने वाला पठार है जिसको गयाना के पठार के नाम से जाना जाता है। फिर ब्राजील देश है तो ब्राजील देश में भी पठारी भाग पाया जाता है जिसको हम ब्राजील के पठार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद थर्ड पठार की यदि हम बात करते हैं तो पेंटागोनिया का पठार, तो पेंटागोनिया का पठार है वो खनिजों का भंडार है, यानी विश्व में सर्वाधिक खनिज जिस पठार में पाए जाते हैं वो पेंटागोनिया का पठार है। मेरा आपसे उत्तर है भारत के कौन से पठारी प्रदेश में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, खनिजों का भंडार जिस पठार को कहा जाता है उसको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से उसका उत्तर दें। इसके बाद पेंटागोनिया का पठार का यानी अधिकांश भाग अर्जेंटीना में पाया जाता है और ये शीत मरुस्थल है, यानी पेंटागोनिया का पठार है वो पाया जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं आगे, यदि हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों पर भी जिक्र कर लेते हैं। यानी ये देश आ जाता है ब्राजील, और ब्राजील के अंदर मैंने बताया यानी घास के मैदान है वो प्रमुखतः पाए जाते हैं, और इस घास के मैदानों के अंदर यानी पशु फार्मों के अंदर यानी पशु फार्मों के अंदर एंटिक्यासिया कहा जाता है पशु फार्मों को, और वहां के जो पशु पालक होते हैं वो कहे जाते हैं क्या गवांकों के नाम से जाना जाता है। चूंकि पशुपालन होता है तो विश्व के अंदर यानी दक्षिण अमेरिका के अंदर मांस निर्यात का प्रमुख यदि हम देश की बात करते हैं तो आ जाता है अर्जेंटीना, और ब्राजील भी मुख्य रूप से क्या है एक महत्वपूर्ण देश है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्राजील, और ब्राजील के अंदर यानी जलवायु अनुकूल पाई जाती है। यहाँ यानी कहवा की फसल के कई बागान पाए जाते हैं, और ये यानी केवीएस नवोदय विद्यालय में और स्कूल एक्सरे अपने राजस्थान में अभी आ चुका है कि ब्राजील में कॉफी या कहवा के जो मुख्य रूप से बागान है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फेजेंडा। क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। और जो आपका ब्राजील देश है विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहा जाता है, इसलिए ब्राजील को कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है। और ब्राजील का एक यानी बंदरगाह जाता है सेंटोस, जिसको जहां से यानी कॉफी का निर्यात कहा जाता है। सेंटोस बंदरगाह की यदि हम देखना चाहें तो यानी ये देश आ जाता है ब्राजील, और ब्राजील का ये सेंटोस बंदरगाह है यहाँ, तो सेंटोस बंदरगाह से कॉफी का निर्यात कहा जाता है, इसीलिए इसको कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और चूंकि हम बात करते हैं ब्राजील की, तो ब्राजील में सर्वाधिक मुख्य रूप से क्या कॉफी का उत्पादन होता है, कॉफी को कहवा कहते हैं, और कहवा की विश्व की सबसे बड़ी मंडी सोआ पोलो के अंदर पाई जाती है। सोआ पोलो हम देखें तो यानी इस सेंटोस बंदरगाह के यानी पश्चिम के अंदर इसकी स्थिति है वो यानी पाई जाती है। तो इस प्रकार यानी विश्व का कहवा पात्र यानी आपका ब्राजील आ जाता है, और बागानों को कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं, कहवा बंदरगाह सेंटोस आ जाता है, कहवा की मंडी सोआ पोलो के नाम से जानी जाती है। फिर हम बात करते हैं अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना है सूरजमुखी
के सर्वाधिक बीज उत्पादन करता है दक्षिणी अमेरिका का, और विश्व के अंदर यानी सूरजमुखी के बीज के उत्पादन के अंदर इस अर्जेंटीना देश का द्वितीय स्थान आता है। और यहाँ एक अर्धचंद्रा आकृति के अंदर यानी पेटी पाई जाती है जिसके अंदर गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सर्वाधिक मक्का यानी कॉर्न का उत्पादन करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ अधिकांश मक्का है वो पशुओं को खिलाया जाता है, क्योंकि दूध, मांस, दही, पनीर बनाने के अंदर यानी उसमें पौष्टिकता ज्यादा होती है, क्योंकि जलवायु यहाँ अनुकूल है वो पाई जाती है। तो ये हो गया अर्जेंटीना के महत्वपूर्ण यानी तथ्य। इसके बाद यदि हम बात करते हैं चिली और अर्जेंटीना, यानी ये देश आ जाता है चिली, जो मुख्य रूप से क्या है दक्षिण प्रशांत महासागर की इसकी सीमा लगती है, उससे लगता हुआ देश है अर्जेंटीना। और चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजा सदल सालाडो जो मुख्य रूप से विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, जो 6893 मीटर ऊंचा है। कौन सा? यानी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजा सदल सलाडो जो 6893 मीटर ऊंचा है, और इसकी स्थिति पाई जाती है एंडीज पर्वत श्रेणी के अंदर। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, एक देश आ जाता है कौन सा? इक्वाडोर। और इक्वाडोर के अंदर यदि हम देखना चाहें तो विश्व के अंदर यहाँ पर भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है वो इसके अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार यदि हम इक्वाडोर की यदि हम स्थिति देखना चाहें तो यानी पेरू आ जाता है, पेरू के बाद चिली, चिली के इधर हम ऊपर जाते हैं तो यानी ये इधर आ जाता है पश्चिमी यानी साइड के अंदर, यानी उत्तरी दक्षिण प्रशांत महासागर के अंदर इक्वाडोर जो कोलंबिया के जस्ट नीचे स्थित है। और इसके अंदर बात करते हैं तो कोटोपैक्स ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो अपने यानी बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर हम ज्वालामुखी टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसके अंदर विश्व में यानी सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, मर्द ज्वालामुखी कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी कौन सी है, तो उसके अंदर ये चैप्टर है वो काम आएगा। इसलिए मैं बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों से विशेष अनुरोध करता हूं कि विश्व भूगोल की सीरीज के अंदर आप यानी अध्ययन करें, क्योंकि अपने भूगोल के माध्यम से और विश्व मैप के माध्यम से यानी विश्व के महाद्वीप की स्थिति कौन से महासागर के अंदर है, प्रमुख देश कौन कौन से हैं, उसका हमें यानी विश्लेषण कर रहे हैं। तो यानी हमने जिक्र कर लिया कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित विश्व की एक सक्रिय ज्वालामुखी है वो पाई जाती है। और इससे पहले हमने देखा कि ओजा सदल सलाडो यह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है जो विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका, कौन सा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सर्वाधिक जो मछली पकड़ी जाती है वो देश आ जाता है भाई पेरू की धारा। यानी पेरू के समीप मुख्य रूप से क्या है यानी गर्म और ठंडी धाराओं का मुख्य रूप से क्या मिलन होता है, जिससे क्या है यहाँ अथाह मात्रा में यानी मत्स्य पालन है वो किया जाता है। तो सबसे ज्यादा मछली पकड़ी जाती है यानी पेरू देश, क्योंकि पेरू देश की सीमा है वो यानी समुद्र से ये लगती है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि सर्वाधिक नागरिकृत देश की बात करते हैं तो यहाँ का देश एक आ जाता है उरुग्वे, यानी ये आ जाता है यानी उरुग्वे देश, यानी दक्षिणी अटलांटिक महासागर के यानी तटवर्ती क्षेत्र के अंदर ये उरुग्वे देश आ जाता है। और उरुग्वे देश के अंदर बात करते हैं सबसे ज्यादा नागरिकृत देश है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। फिर हम आगे डिस्कस करना चाहें तो मध्य चिली, तो मध्य चिली के अंदर यानी एक ये जो मरुस्थल है पेंटागोनिया, और पेंटागोनिया मरुस्थल के यानी में मुख्य रूप से क्या है शीतकाल के अंदर यानी
पेंटागोनिया मॉनसून के दक्षिण के अंदर शीतकाल के अंदर वर्षा प्राप्त होती है और यह मुख्य रूप से क्या है, दक्षिणी अमेरिका का एकमात्र स्थान है जहां प्रमुखतः क्या है, यानी शीतकाल के अंदर मध्य चिली के अंदर वर्षा होती है। उसके बाद यदि हम देखना चाहें ब्राजील देश विश्व का यानी इस महाद्वीप का सबसे बड़ा है, विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है ब्राजील। और ब्राजील के अंदर बात करते हैं तो इस महाद्वीप में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है ब्राजील और विश्व में इसका स्थान आ जाता है सोयाबीन के उत्पादन के अंदर तृतीय स्थान आता है। वहीं ब्राजील के अंदर मैग्नीज भी निकलता है और मैग्नीज के अंदर यदि हम देखना चाहें तो मैग्नीज के अंदर यानी ब्राजील का विश्व के अंदर तीसरा स्थान आता है और दक्षिणी अमेरिका के अंदर इसका स्थान आता है प्रथम स्थान आता है। फिर यदि हम देखना चाहें कि ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, यानी ये इधर आ जाता है ब्राजील के पास देश रियो डी जेनेरियो, जो मुख्य रूप से क्या है, एक बंदरगाह नगर है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगरीकृत महाद्वीप है और इस महाद्वीप के अंदर फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है। और ये प्रश्न भी यूपीएससी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो रियो डी जेनेरियो सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है और इसको फैशन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग प्रमुखतः है वो यानी पाया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं पेरू, यानी ये देश है कौन सा, पेरू, और इधर यदि हम बात करते हैं दूसरा देश आ जाता है इससे लगता हुआ देश बोलिविया। और पेरू और बोलिविया देश की सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टीटीकाका झील यानी पाई जाती है और ये भी यूपीएससी एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि टीटीका विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है, तो मुख्य रूप से देश है पेरू और बोलिविया की सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टीटीकाका जो 3811 मीटर ऊंची है और इसी टीटीकाका झील के किनारे पर ही यानी इंका सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र भी इसके अंदर रहा है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं मैककेबो झील और रिको नदी बेसिन के अंदर, यानी मैंने पहले डिस्कस किया था, यानी ये देश आ जाता है वेनेजुएला और इधर कोलंबिया। देन वेनेजुएला के अंदर यानी मुख्य रूप से नदी बहती है ऑर्निको आसपास के वाला नदी घाटी क्षेत्र है, वहीं पर मैककेबो झील पाई जाती है जो विश्व के अंदर सर्वाधिक तेल के क्या है भंडार पाए जाते हैं सऊदी अरब के बाद। तो सर्वाधिक तेल का भंडार यदि हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बात करें तो यानी ये देश आ जाता है वेनेजुएला और उसके साथ लगा हुआ कोलंबिया के अंदर भी पाया जाता है। तो पूछा जाता है ऑर्निको नदी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तेल के लिए यहाँ तेल के कई कारखाने भी प्रमुख रूप से लगी हुई है और इस झील के बारे में भी क्या है मैककेबो झील भी यानी तेल उत्पादन क्षेत्र के अंदर स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं पेरू तट के सहारे जो प्रवाहित होने वाली जो ठंडी धारा है उसको कहते हैं पेरुवियन धारा और चूंकि इसकी खोज है भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट ने की थी तो इस धारा को हम्बोल्ट की धारा के नाम से जाना जाता है। ये धारा ठंडी धारा है। तो ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर यूपीएससी के अंदर और यूजीसी नेट के अंदर ये प्रश्न आ चुका है कि पेरू की धारा यानी हम्बोल्ट की धारा कहां पर बहती है, तो पेरू तट के सहारे प्रमुख रूप से क्या है यानी हम्बोल्ट की धारा है वो प्रवाहित होती है। और नेक्स्ट बात करते हैं पराग्वे नदी और पराना नदी कहां से निकलती है, यानी ये मुख्य रूप से ब्राजील से निकलती है। पराग्वे में के नाम पर पराग्वे नदी है और मुख्य रूप से उरुग्वे के नाम उरुग्वे नदी है। तो इस प्रकार यानी पराना और पराग्वे नदी ब्राजील से निकलती है और उसकी जो संयुक्त धारा है
वो कहलाती है रियो डिया प्लांटा। रियो प्लांटा नदी तंत्र, और ये जिस खाड़ी में गिरती है वो खाड़ी आ जाती है रियो प्लांटा की खाड़ी। यानी ये देश है, यानी यहाँ से निकलती है और यहाँ से प्रवाहित होते हुए दोनों नदी मिलती है, पराना और उरुग्वे, और वहां मिलने के बाद रियो प्लांटा नदी के नाम से जाना जाता है। और ये जिस खाड़ी में गिरती है उसको प्लांटा की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। फिर यदि हम देखना चाहें तो चिली का अधिकांश जो भाग है वो एंडीज पर्वत श्रेणी के अंदर है, और चिली देश में विश्व में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन होता है। और यहाँ एक तांबे की खान है जिसके बारे में सैकड़ों बार प्रश्न पूछा गया है, और उस खान का यदि हम नाम देखें तो उस खान का नाम आ जाता है चुकीमाटा। तो चुकीमाटा खान विश्व के अंदर किस खनिज के लिए जानी जाती है, तो वो जानी जाती है तांबा खनन के लिए, और इसकी स्थिति पाई जाती है एंडीज पर्वत श्रेणी में 3000 मीटर की ऊंचाई के अंदर इसकी स्थिति पाई जाती है। तो चिली के अंदर विश्व के सर्वाधिक तांबे का उत्पादन करता है, और चिली की एक खान है चुकीमाटा खान जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो यूपीएससी, एसएससी और नेट के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका के अंदर जलवायु अनुकूल है, सर्वाधिक वन संपदा पाई जाती है जिसका डिस्कस कर लिया। विश्व के कुल वन का 25% भाग यानी वन, वनस्पति और जीव जंतु पक्षी पाए जाते हैं। और फिर बात करते हैं संपूर्ण, यदि अफ्रीका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं तो 40% भूभाग पर वनस्पति पाई जाती है। तो इस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक पक्षी है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर है, वो पाया गया है। ये भी यानी पुलिस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। फिर बात करते हैं पुंटा ओरेनास जो कहां पर स्थित है, यानी ये देश है चिली, और चिली का तिएरा और डेल फ्यूगो द्वीप, यानी ये दक्षिण के अंदर चिली है और ये देश है सिएरा ड्यूल फ्यूगो। और इस दोनों को जो एक अलग करने वाली जल संधि है मैगलेन जल संधि, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट की दृष्टि से। तो मैगलेन संधि किन दो यानी क्षेत्रों को अलग करती है, तो यहाँ मुख्य रूप से क्या है चिली और अर्जेंटीना का सीमा पर एक यानी तटीय क्षेत्र है तिएरा डेल फ्यूगो जो यानी और ओरनास यानी पुंटा ओरनास जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है, और तिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है और उसको अलग करने वाली जल संधि है उसको मैगलेन जल संधि के नाम से जाना जाता है। इधर हमने डिस्कस किया पनामा जल संधि है जो कोलंबिया के पठार को पनामा देश से अलग है, यानी कोलंबिया को पनामा देश से अलग करती है, और ये पनामा जल संधि है जो दक्षिण में अटलांटिक महासागर को कैरिबियन सागर से मुख्य रूप से जोड़ती है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है, पनामा जल संधि इसके अंदर करती है। फिर बात करते हैं यहाँ आ जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को यानी दक्षिणी अमेरिका तिएरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग करने वाली जो जल संधि है ड्रेड जल संधि है, यानी इधर एक यानी ये सागर है और इस सागर के अंदर यानी भाग तो देखें स्कोटिया सागर है, और इसके अंदर ये जो अलग संधि करती है इसको अलग करने वाली ड्रैकन जल संधि या ड्रैकन जलमार्ग के नाम से इसके अंदर क्या है जाना जाता है, जो अंटार्कटिका को यानी दक्षिण अमेरिका से अलग है वो इसके अंदर करती है। फिर यदि हम यहाँ कुछ द्वीपीय राष्ट्र हैं जिसका यानी लोकेशन देखें भौगोलिक दृष्टिकोण से, तो ये आ जाते हैं दक्षिणी अमेरिका के पार्ट है, लेकिन ये मुख्य रूप से एक उपनिवेश के रूप में यानी दूसरे देशों के नियंत्रण के अंदर है। तो ये कौन से देश हैं जिसमें एक आ जाता है यानी ये देश आ जाता है फॉकलैंड द्वीप समूह। तो फॉकलैंड द्वीप समूह है तो इसकी यानी अमेरिका के समीप है, लेकिन इसका आधिपत्य आ जाता है यानी ये आ जाता है यानी इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम,
तो यूनाइटेड किंगडम के अधीन है ये फोकलैंड द्वीप समूह, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश आ जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं दक्षिणी जॉर्जिया व दक्षिणी सैंडविच, ये दक्षिणी जॉर्जिया आ जाता है, ये सैंडविच आ जाता है। तो दक्षिणी जॉर्जिया और सैंडविच भी मुख्य रूप से क्या है, इसकी लोकेशन देखें तो ये अटलांटिक महासागर में अमेरिका के समीप है, दक्षिणी अमेरिका के, लेकिन ये भी यानी यूरोपीय देश ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम के अधीन है वो आ जाता है। फिर यदि हम तीसरा जो अधीनस्थ देश की यदि हम बात करते हैं तो ये आ जाता है फ्रेंच गुयाना। कौन सा आ जाता है, यानी फ्रेंच गुयाना, यानी ये आ जाता है सूरीनाम के पास फ्रेंच गुयाना। तो फ्रेंच गुयाना का भी मुख्य रूप से क्या है, यूरोपीय देश फ्रांस के अधीन आ जाता है। हालांकि ये यानी दक्षिणी अमेरिका के अंदर स्थित है ये देश, यानी तटवर्ती देश है, लेकिन इसका आधिपत्य आ जाता है कौन से देश के पास, यूरोपीय राष्ट्र फ्रांस के आधिपत्य के अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार हम देखें तो यानी विश्व भूगोल की सीरीज के अंदर हमने छठा महाद्वीप को कंप्लीट कर लिया है। तो छठा महाद्वीप अपना दक्षिणी अमेरिका है। तो हम देखें जनेडिया को हमने देख लिया, ऑस्ट्रेलिया को देख लिया, एशिया का अध्ययन कर लिया, यूरोप का अध्ययन कर लिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का। तो मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि प्लेलिस्ट के अंदर यदि ये वीडियो दिए गए हैं तो अब लॉकडाउन का समय है और कोरोना महामारी में यानी आप बाहर निकलते नहीं हैं, तो यानी खाली समय का जो विद्यार्थी यानी सदुपयोग करेगा वो निश्चित रूप से अन्य विद्यार्थियों से आगे रहेगा। तो हमारा उद्देश्य मैंने पहले बता दिया कि बीए के साथ साथ यानी बच्चे को इस तरीके से तैयार करना ताकि वो कंपटीशन के अंदर आगे फाइट करे और जिससे यानी उसके लिए आगे उसके कैरियर में चुनाव के अंदर बड़ी सहायक रहेगा। तो इन महाद्वीपों का आप अवलोकन करें। इसके बाद यानी अपना एक महाद्वीप बच जाता है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का भी हम विश्लेषण करेंगे। उसके बाद यानी अपना प्रशांत महासागर, जिसमें उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक सागर का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो कोरोना महामारी में घर पर रहिए, बाहर जाते समय आप यानी मास्क का प्रयोग करें और थोड़ा अवेयर रहें, क्योंकि कोरोना महामारी का विस्तार लगभग 50,000 केस आ रहे हैं। तो थोड़ा सुरक्षित रहें और पढ़ाई अपनी सतत जारी रहें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।